मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे विद्यार्थी गणों, आप सभी को अपना परिवार राम बाबू स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप इमेज के थ्रू देख पा रहे हैं, यह क्लास 10 का ज्योग्राफी है और इसमें हम लोग कवर करेंगे अंग शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधन को। इससे पहले कि अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को देख लेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दिया हूं, उसे भी आप देख सकते हैं। और दोस्त, मैं सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि इसमें आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 15 लघु उत्तरीय क्वेश्चन और फिर यहाँ पे 8 आपका दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है, उन सभी क्वेश्चनों को इसी वीडियो में कवर करने का मैंने प्रयास किया हुआ है। दोस्तों, हम आशा करेंगे कि यह वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगे और आप अपने कंसेप्ट को बेहतर कर सकें और याद करने में यह वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी भी। सो आप वीडियो को देखें और अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए दोस्त, पहले सामान तो देखें, अच्छी है तब तो खरीदेंगे। तो आप पहले पढ़ें, उसके बाद में आप निर्णय लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो आपका बुक है बहुत पुरानी हो चुकी है, इसी हिसाब से हम आंसर को लगाएंगे और जब मैं आपका क्वेश्चन बैंक करा रहे होंगे उस समय आपको वर्तमान समय के डाटा के अनुसार चलेंगे। तो दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर अब तक अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं दिए हैं तो मैं ही बता ही देता हूं, असम हो जाएगा। यानी कि भारत में खनिज तेल का विशाल भंडार असम में पाया जाता है। और मेरे मित्रगण, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि असम के डिगबोई ही ऐसा क्षेत्र है जो भारत में सबसे पहला तेल कारखाना खोदा गया था, बैठाया गया था। तेल की खुदाई सबसे पहले असम के डिगबोई में ही हुई थी। तो दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें मेरे प्यारे मित्र, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो दोस्त, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप खुद ब खुद जानते हैं, तारापुर इसका आंसर हो जाएगा। मेरे मित्र, तारापुर कहाँ है तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे या फिर मैं ही बता ही दूंगा अगले बार। ठीक है दोस्त, ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लग रही होगी। और क्वेश्चन कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है ये कहा जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का मतलब ये हो गया कि वैसा ऊर्जा का स्रोत जो नवीकरणीय क्या है, नहीं है। अब बात यह है कि नवीकरणीय क्या होती है और अनवीकरणीय क्या होती है। वैसा ऊर्जा का संसाधन जो पुराने तकनीकों के आधार पर नहीं है बल्कि नए तकनीक के आधार पर है और उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसका यूज बार बार किया जा सकता है, उसे हम नवीकरणीय कहेंगे। और जिसका बार बार यूज नहीं करेंगे यानी कि वो खत्म हो जाने वाला हो, उसे हम क्या कहेंगे मेरे मित्र? तो उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। तो 3 नंबर का आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पे कोयला जो है ये क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है, यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। दोस्तों, आपको समझाने का प्रयास हम पूरा करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको याद ना करना पड़े। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इस बात पे आप जोर डालेंगे और आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर है विद्युत ऊर्जा। यानी कि विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि अगर मैं सारे ऑप्शनों को डील करने लगूं तो बहुत टाइम लगेगा और इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारा है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो दोस्त, आपका 5 नंबर क्वेश्चन का ऊर्जा ऑप्शन का आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। यानी कि ये गैर पारंपरिक ऊर्जा है, यानी कि ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कैसे है? इसे बैटरी में कैद किया जा सकता है और इसे कोई भी सौरमंडल का मतलब हमारे वायुमंडल का कोई भी नुकसान भी नहीं होता है, यानी ये कोई भी प्रदूषण नहीं करता है। गोल्डवाना समूह में कोयला का निर्माण
हुआ था? तो ये समय बताना है। तो आपको बता दें कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना समूह का विकास हुआ था। देखिए मेरे भाई, एक गोंडवाना लैंड है और एक अंगारा लैंड है। जिसमें भारत है वो गोंडवाना लैंड पे है, और जिसमें चाइना है वो अंगारा लैंड पे है। अंगार बरसता है इसलिए अंगारा लैंड पे है चाइना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर में क्या कह रहा है? भारत में कोयला का सर्वोत्तम यानी कि सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? यानी यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो ये झारखंड के झरिया में पाया जाता है। मेरे प्यारे मित्र, ये कहाँ पाया जाएगा? झारखंड के झरिया में। चलिए ये बात तो आप भी जाने कि झरिया कहाँ है? तो झारखंड में है। झारखंड कब अलग हुआ था मेरे मित्र? तो ये 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। किससे अलग हुआ था? तो ये अपना बिहार से अलग हुआ था। बिहार में उस समय लगभग 86% तक मतलब खनिज उत्पादन हुआ करता था, लेकिन जैसे बिहार से अलग झारखंड हो गया तो बिहार में बहुत सिमट गया, लगभग 30% तक आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो देखिए मेरे मित्र, कोयला को 4 प्रकार में बांटा गया है: बिटुमेन, एंथ्रासाइट, पीट और लिग्नाइट। ठीक है, तो इसमें सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। अब आप ऑप्शन देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्त इसका आंसर भी आपको पता है कि ये जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। 8 नंबर का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आशा करता हूं कि आप जरूर बताएंगे। 10 नंबर, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ बनाया गया था? तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बखूबी से इसके बारे में बताया था कि असम के डिगबोई में सबसे पहले तेल शोधक कारखाना बैठाया गया था, और इसके पहले के क्वेश्चन में भी मैं इसे बताया था। डिगबोई असम में पड़ता है। कितने सारे क्वेश्चन है कि जो मैं आपको इसमें करा दूं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखने के काम आएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि प्राकृतिक गैस जो होती है वह जो है पेट्रोलियम के साथ में मिलता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। 12 नंबर की अगर बात करें तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों आपको बता दें कि भाखड़ा नांगल जो है सतलज नदी पे है। सतलज नदी कहाँ पे है ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे मेरे मित्र। ठीक है, चलिए भाखड़ा नांगल बांध आप नहीं बताएंगे, काहे नहीं बताएंगे? हम आशा करते हैं कि आप बताएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें मेरे मित्र तो 13 नंबर में क्या कर रहा है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कर रहा है। यहाँ पे दक्षिण भारत की कह रहा है, यानी ये भारत हो गया ना, तो यही तो दक्षिण भारत हो गया, और ऊपर वाला को उत्तर भारत और बीच वाले को मध्य भारत। ठीक है, और इधर वाला को पूर्वी भारत और इधर वाले को पश्चिमी भारत। ठीक है, यानी पूर्वोत्तर राज्य में जो 7 सिस्टर उसे बोला जाता है, और बाकी सो आप समझ सकते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में अब तक नहीं बताए हैं तो इसलिए हम ये बता देते हैं, तुंगभद्रा। यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना की अगर बात करें तो तुंगभद्रा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो ताप विद्युत केंद्र जो है वो क्या है? कटिहार में है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है जादूगोड़ा हो जाएगा, ये आप जानते भी होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? एशिया का पूछा है, पूरा एशिया का। जैसे कि पूरे विश्व में 7 महादेश है तो उसमें से एक एशिया है जो विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया है। एशिया के बाद में कौन आता है? अफ्रीका महादेश, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में दक्षिण अमेरिका, और उसके बाद में आपका कौन सा आता है? ये क्या हो गया? अंटार्कटिका, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और सॉरी यूरोप तब ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरह से 7 आपका पूरा हो गया। चलिए अगर कोई छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसके बारे में आप कितना जानते हैं वो भी लिखिए, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका तारापुर ही हो जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 है,
भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो आपको बता दें मेरे भाई कि जो राजस्थान है वहाँ पे सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा संभावना देखी जाती है, क्योंकि वहाँ पे एरिया खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि रेगिस्तान ही रेगिस्तान वहाँ पे होता है ना, इसलिए खाली है। ऐसे आप इसको कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि सौर ऊर्जा वहाँ होगी जहाँ पे सोलर सेल ज़्यादा मात्रा में लगाया जाए, और सोलर सेल का मतलब है कि वहीं पे लगेगा जहाँ पे ज़मीनें खाली हो, यानी कि रेगिस्तानी एरिया में। ठीक है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो दोस्त आपका आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी में, जो कि ज्वारीय ऊर्जा सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। खंबात की खाड़ी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा कच्छ के रण, गुजरात की तरफ। दोस्त मैं आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में जाने से पहले बस एक ही विचार लेना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक के आधार पे एक एक पॉइंट यानी कि एक एक ऑप्शन का डिस्कस किया जाए? अगर चाहते हैं तो हाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं चाहते हैं तो कोई भी कमेंट मत कीजिए। ठीक है, लेकिन अपनी राय जरूर दीजिए कि आप किस पर वीडियो चाहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अपनी तैयारी को और बेहतर करिए हमारे साथ जुड़ के, और आप अपना परिवार को और बड़ा बनाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। मेरे मित्र लघु उत्तरीय क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, और लघु उत्तरीय में देखिए मेरे भाई 15 क्वेश्चन है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को फटाफट लेते हुए चलूंगा, और इसे मोटे मोटे अक्षरों में मैंने लिखने का प्रयास किया। दोस्त टाइप करने में बहुत टाइम लगा है, इसलिए एक लाइक तो बनता है मेरे मित्र। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप क्वेश्चन में लाएंगे, आंसर लिखते जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के तीन उदाहरण लिखना है। पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक का मतलब हुआ कि जो लगातार यूज करते आ रहे हैं, और गैर पारंपरिक जो नया है। तो देखिए मेरे भाई, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा कोयला। कोयला का लगातार आप दोहन कर रहे हैं। पेट्रोलियम, कोयला जो होती है औषधि चट्टान से प्राप्त होती है, प्रत्यार चट्टान से प्राप्त होती है, और कोयला जहां से प्राप्त होती है वो जीवाश्म के बने होते हैं, और उसके साथ साथ पेट्रोलियम भी पाया जाता है। औषधि चट्टान से ही पेट्रोलियम भी प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस और लकड़ी। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो है मेरे भाई, कोयला के लकड़ी से ही, लकड़ी के अवशिष्ट ही कोयला बनता है, इसलिए लकड़ी भी ये पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत माना जाएगा। आप खुद बखुद समझ सकते हैं कि लकड़ी से ही क्या बना है। आदि काल में, आज से करोड़ों वर्ष पहले की बात करें तो जो भी धरती का उल्टन पलटन हुआ था, तो इसमें पेड़ पौधे भी तो दबे होंगे, जंगल झाड़ी भी दबे होंगे, मनुष्य भी दबा होगा, जीव जंतु भी दबा होगा। तो जिस चट्टान में, जिस पहाड़ में जीवाश्म मिले वो औषधि चट्टान कहलाता है, और उसी में कोयला मिलता है, यानी पेड़ पौधे वाला जगह है, उसमें लकड़ी मिलती है। प्राकृतिक गैस वहां नहीं मिलती, वहां पे पेट्रोलियम मिलती है। और गैर पारंपरिक की अगर बात करें मेरे मित्र, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी नए तकनीक के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ऊर्जा का स्रोत है। मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए हैं, और गोल्डवाना समूह के कोयला क्षेत्र के नाम लिखना है। तो दोस्त गोल्डवाना समूह के कोयला क्षेत्र के नाम निम्नलिखित है। दो देख लीजिए, पहला है दामोदर घाटी, दूसरा है सोन घाटी, और तीसरा है महानदी घाटी, और चौथा आप लिख लेंगे वर्धा गोदावरी घाटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं 2 नंबर के क्या क्या बता दिए। गोल्डवाना समूह के कोयला क्षेत्र में दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और वर्धा गोदावरी घाटी याद रखेंगे आप। दोस्त वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़े चलो तूफानी अंदाज में, रुको मत वीर जवानों, अपनी मंजिल को पा जाओगे जब तक तुम कहीं नहीं रुकोगे। बस याद रहे कि जब तक
मंजिल को पा नहीं लेंगे तब तक दम नहीं लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र के नाम बताना है। तो झारखंड में कौन कौन से ऐसे जगह है जहां से आप कोयला निकालते हैं? तो ये देखिए, नाम झरिया, यहाँ पे इसका जो नाम है झरिया है। झारखंड का झरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन यही झारखंड का झरिया करता है। उसके बाद में बोकारो हो जाएगा, गिरिडीह हो जाएगा और कर्पूरा भी हो जाएगा, रामगढ़ भी हो जाएगा। क्या क्या आपको मिले मेरे भाई? झारखंड में झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्पूरा और रामगढ़, ये झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहा है मेरे प्यारे मित्र। कोयले के विभिन्न प्रकार के नाम बताना है। तो कोयला की अगर बात करें तो 4 प्रकार की कोयला पाई जाती है और ये पहले जान लीजिए। कोयला एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिंगानाइट, पीट। सबसे घटिया कोयला यही है, 30 से 40% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद में लिंगानाइट होता है लगभग 40 से 50 और बिटुमिन कोयला लगभग 60 से 65 और एंथ्रासाइट कोयला लगभग 95% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। 95% लगभग, इसमें लगभग 70 से 75% तक और इसमें जो है लगभग 60% तक, 65% भी आप बोल सकते हैं और ये 40%। तो ये कार्बन के मात्रा के अनुसार आपका हुआ। अगला है 5 नंबर, पेट्रोलियम में किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? तो देखिए, आप पेट्रोलियम से क्या क्या बना सकते हैं ये बात कहा रहा है। तो पेट्रोलियम से गैसोलीन बनाया जा सकता है, डीजल बनाया जा सकता है, केरोसिन तेल बनाया जा सकता है, स्नेहक बनाया जा सकता है, कीटनाशक दवाएं बनाई जा सकती है और पेट्रोल तो बनेगा बनेगा जिससे आपका गाड़ियां चलती है। साबुन भी बनाया जाता है पेट्रोल से ही, कृत्रिम रेशा बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, ये सभी पेट्रोलियम से बनाया जाता है। आप साबुन के बारे में नहीं जानते थे? अच्छा, आज आप जाने ना। आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ चुके हैं मेरे प्यारे मित्र। अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक करिए ना, प्लीज करिए ना। सागर सम्राट क्या है? देखिए, यह मुंबई तट से 176 किलोमीटर 126 किलोमीटर दूरी डिस्टेंस स्थित एक जलयान है जो पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। सागर सम्राट का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा जलयान जिसके द्वारा पानी में यानी समुद्र में तेल के कुओं की खुदाई करता है, उसे सागर सम्राट कहा जाता है। और ये जो है मुंबई के 126 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये पाया जाता है, यहाँ पे लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नहीं 4 तेल शोधक कारखाना का नाम बताना है। तो असम के डिगबोई हो जाएगा, मुंबई का तारापुर, बिहार का बरौनी, उत्तर प्रदेश का मथुरा। तो आप ध्यान रखेंगे, डिगबोई किस लिए जाना जाता है, तारापुर किस लिए जाना जाता है, बरौनी और मथुरा। ये तेल शोधक कारखाना यहाँ पे स्थापित किया गया है। मेरे मित्र, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हो गया, 8 में आ गए। जल विद्युत उत्पादक के कौन कौन से मुख्य कारक हैं? तो दोस्त मेरे भाई, जल विद्युत के उत्पादक के जो भी कारण है उसकी दशाएं हमने यहाँ पे दर्ज की है। पहली पॉइंट है सदाबहानी नदी में प्रचुर जल की राशि, दूसरा नदी मार्ग में ढाल, तीसरा जल का तीव्र वेग और चौथा प्राकृतिक जल प्रपात का होना। ये भौतिक दशा है और आर्थिक दशा आप समझने का प्रयास करेंगे। सघन औद्योगिक वाणिज्य विकास एवं आबाद क्षेत्र जैसे कि बाजार, पर्याप्त पूंजी निवेश, परिवहन के साधन होना चाहिए, औद्योगिक का ज्ञान होना चाहिए और ऊर्जा के अन्य स्रोत वहां पे न हो। ठीक है, वहां पे अभाव हो, तो वहां पे जो है ये आपका जल विद्युत अगर आप लगाइएगा तो सक्सेस होगा। ठीक है, आशा है कि क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। 9 नंबर की तरफ आए हैं और 9 नंबर में कह रहा है नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है? जिसे भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था,
तो दोस्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब है कि ऐसी योजना, ऐसा तरकीब जिसमें किसी का नुकसान न हो लगभग, और जिसमें बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके, उसे बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि नदी घाटी परियोजना से, अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, क्योंकि नदी घाटी परियोजनाओं से एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पॉइंट के जरिए इसे लिखने का प्रयास करेंगे। सिंचाई के साथ साथ सबसे पहली बात है कि नदी घाटी परियोजना जो है, पहले आप इसका आंसर लिख लें, पहले इसका आंसर आप लिख लें, उसके बाद में मैं इसे अच्छी तरीके से समझा देता हूं, तो ये याद नहीं करना पड़ेगा। बाढ़ का नियंत्रण करने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, मत्स्य पालन के लिए, पर्यटन के लिए, यातायात की सुविधा के विकास के लिए ये होती है। अब इसे आप ऐसे समझिए मेरे मित्र, जैसे मान लीजिए कि ये एक नदी ऐसे आ रही है, ऐसे, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे नदी आ रही है। अब मेरे मित्र यहाँ पे पानी का फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे आ रहे हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि ये जो नदी आ रही है, जब यहाँ पे टक्कर मारेगी तो पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, इधर भी बाढ़ ला सकता है। जैसे पानी यहाँ आ जाएगा, ये कोसी नदी में अक्सर होता है, यहाँ पे आ सकता है, फिर यहाँ पे, यानी जहां जहां टेढ़ा मेढ़ा है ना मेरे मित्र, वहां वहां पे क्या हो सकता है, बाढ़ आ सकता है। तो भारत सरकार क्या करता है कि यहाँ पे एक डैम बना देगा। अब जब डैम बना देगा, इसे ही हम क्या कहते हैं, नदी बांध या नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। अब बहुउद्देशीय ये कैसे हुआ? सबसे पहली बात, अब बांध बना दिए तो यहाँ पे आप पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे मित्र? यहाँ पे पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंट्रोल करने का मतलब है कि यहाँ से आप चाहे तो नहर निकाल सकते हैं, छोटे छोटे कई सारे नहर भी आप निकाल सकते हैं बेशक। दूसरी बात, जब आप नहर निकालेंगे तो इससे सिंचाई होगी। क्या होगी मेरे मित्र? इससे सिंचाई होगी। होगी कि नहीं होगी? तो आप कहिएगा बिल्कुल होगी। अब जब यहाँ पे आपने डैम बना दिया तो यहाँ पे पुल भी होगा। जब पुल होगा तो एक दूसरे एरिया में अगर आप जाइएगा तो क्या आप आसानी से नहीं जा सकते हैं? तो यहाँ पे क्या होगी, एक दूसरे एरिया में आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगी कि यहाँ पे जो होगी, बाढ़ को कंट्रोल आप कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो पानी जा रहा था, मैंने यहाँ पे नदी जो बनाई है, तो इस नदी के माध्यम से हम पानी को इसमें भेजेंगे। जो इधर पानी आ रही थी, अब इसे क्या करेंगे, कंट्रोल में कर लेंगे। दूसरी बात कि यहाँ पे जब आप बांध बनाए हैं तो यहाँ पे मृदा अपरदन को भी रोक सकते हैं। यानी कि पानी बहुत तेजी से जाएगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कटाव करेगी, वो पानी को आप कंट्रोल कर लेंगे, पानी नहर में छोड़ देंगे। इस साइड में अगर नहर है तो पानी इधर बहेगी। समझ पा रहे हैं ना मेरे मित्र? यानी इससे क्या होगा, पानी को कंट्रोल करेंगे जिससे बाढ़ की रुकावट होगी। उसके बाद में मृदा अपरदन को आप रोक सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो इस एरिया वाले क्षेत्र में, ठीक है, या फिर इस एरिया वाले क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन का केंद्र भी बना सकते हैं। और यहाँ इसके आसपास में जब मत्स्य का केंद्र आप बनाइएगा, यहाँ पे बैरेज आप बनाइएगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको छोटे मोटे फैक्ट्री बैठानी पड़ेगी, जिससे आपका वहाँ पे एक क्या कर सकते हैं, पर्यटक स्थल भी आप बना सकते हैं, बाजार भी हो सकता है, और यातायात की सुविधा तो होगी ही होगी, यहाँ पे आप आराम से जा सकते हैं। चलिए दोस्त, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना जानकारी मिला, काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों में अवस्थित है? जिसमें हीराकुंड परियोजना और तुंगभद्रा परियोजना और रिहंद परियोजना है।
तो दोस्त ये आपको बता दें कि हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है, महानदी पर, और ये जो है सबसे बड़ा परियोजना भी है भारत का। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कावेरी नदी पे है शायद, कावेरी नदी पे। और रिहंद नदी पे है उत्तर प्रदेश में। तो मेरे मित्र ये 10 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब ये 11 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ताप शक्ति क्यों समाप्त होने वाला संसाधन है, यानी कि खत्म होने वाला संसाधन है। ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। ये सभी जीवाश्म ईंधन है और ये सीमित है, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। जो इसे बचाने के लिए हमें कई सारे उपाय करने चाहिए। इसलिए ये जो है ताप शक्ति जो है समाप्त होने वाला ईंधन का साधन है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, परमाणु शक्ति किन किन खनिज से प्राप्त होता है। तो मेरे मित्र परमाणु शक्ति जो है इल्मेनाइट, उसके बाद में वेनेडियम और एंटमनी। यहाँ पे आप एंटमनी को याद कीजिए, ग्रेफाइट को याद कीजिए, यूरेनियम को याद कीजिए, मोनाजाइट को याद कीजिए। इन 4 पॉइंट को मैंने जो अभी बताया है, इन चारों पॉइंट को आप याद कर लीजिए, आपका काम निपट जाएगा। यानी ये परमाणु शक्ति इन्हीं खनिजों से प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 13 है, मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है। तो ये जो है मोनाजाइट केरल में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? केरल में मिलता है और प्रचुर मात्रा में यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी ये पाया जाता है, लेकिन ये सभी तटीय राज्य है। इस बात को आप गौर से देखेंगे, ये सभी जो है तटीय राज्य है, ठीक है। अब देखिए, कहिएगा उड़ीसा कैसे तटीय राज्य है। तो उड़ीसा जो होता है इसमें एक अपवाद जैसे समझिए उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पे भी मोनाजाइट पाया जाता है, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, तमिलनाडु का चेन्नई और केरल का तिरुवनंतपुरम। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताएं और किस किस राज्य की राजधानी मैंने नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 14 आ गए हैं हम, जो कि आपका क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो दोस्त ये देखिए, सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है फोटोवोल्टाइक सेलों में विपासित सूर्य की किरणों से इसका उत्पादन होता है। यानी कि ऐसी ऊर्जा जिसका उत्पादन सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की ऊर्जा से होती है, उसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। क्या बातें समझ में आ गई होगी? आ गई है कि नहीं आई है? वैसी ऊर्जा जिसका उत्पादन सूर्य है, उसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। बस 15 नंबर क्वेश्चन है और लघु उत्तरीय आपका समाप्त। भारत के किन किन राज्य में, किन किन क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो सबसे पहले पवन ऊर्जा आपका और सौर ऊर्जा दोनों, राजस्थान प्रथम स्थान। फिर उसके बाद में आते हैं तो गुजरात का नाम आता है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। ये जो क्षेत्र है ये सौर ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये पवन ऊर्जा भी आता है। तो आशा है कि अब तक आप 15 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर कर लिए और अब जो है आपका 16 नंबर यानी कि अब 1 नंबर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को मिलाएंगे और आंसर को कवर करेंगे। मेरे मित्र, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आप एक लाइक नहीं किए हैं तो मेरे भाई कंजूसी नहीं, लाइक करने में कंजूसी नहीं, एक लाइक ही तो करना है। इससे आपका कुछ नहीं जाता है मेरे भाई, ना नेट आएगा एक्स्ट्रा, ना कुछ भी, उतना ही में सब हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधार के अनुसार सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो मेरे भाई, शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर हमने करने का प्रयास किया है, जिसे ABCD में बांटा है। पहला है उपयोग के स्तर के आधार पर, सतत शक्ति जैसे कि सूर्य की किरणें, ठीक है,
सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा आप कह सकते हैं भूमिगत उष्मा, पवन प्रवाह, जल इत्यादि। ये सतत शक्ति है और ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी है। ठीक है। और आगे आते हैं समापन यानी कि खत्म होने वाला। तो खत्म होने वाला में क्या क्या होगा? आपका पेट्रोलियम होगा मेरे मित्र, कोयला होगा मेरे मित्र, और प्राकृतिक गैस भी हो जाएगा। ये समाप्त होने वाला है। और बी में मैंने किसे रखा है ये देखिए, उपयोग के आधार पर। अभी आप क्या समझे? उपयोग के स्तर के आधार पे, अब यहाँ पे उपयोग के आधार पे प्राथमिक ऊर्जा और गौण ऊर्जा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा उपयोग हम लोग करते हैं कोयला का, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और रेडियोधर्मी का। फिर गौर ऊर्जा में देख लीजिए विद्युत, क्योंकि यह प्राथमिक ऊर्जा से ही प्राप्त होता है और विद्युत का उपयोग सबसे ज्यादा मात्रा में करते हैं हम लोग। सी में आते हैं तो सी में क्या है? इसका जो स्रोत है जिसमें ये क्या है, क्षयशील है यानी कि कोयला, ये क्या है, खत्म होने वाला है। इसमें आते हैं कोयला हो गया, क्या हो गया, कोयला, पेट्रोलियम और गैस, आणविक खनिज इसमें शामिल है। दूसरा है अक्षयशील, यानी ये मतलब क्षय नहीं होगा, प्रवाहित जल, यानी बहती हुई धारा के पानी को रोक करके आप जो विद्युत बनाएंगे वो कभी भी मतलब क्षय नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। पवन की लहरें ये भी खत्म नहीं हो सकती। सौर शक्ति ये अच्छा है, मतलब कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। डी की बात करें तो संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक जैविक। देखिए मेरे भाई, आप 2-3 पॉइंट को लिख दीजिएगा, ए बी सी तक तो काफी है। मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इसमें से कोई कोई भी तो पॉइंट आपको याद होगा, वही आंसर में लिख दीजिएगा। जैविक ऊर्जा के स्रोत में मानव खुद हो जाएगा और अन्य प्राणी। अजैव में देखिए जल शक्ति, पवन शक्ति, सौर शक्ति और ईंधन शक्ति शामिल है। समय के आधार पर अगर बात करें तो इसमें पारंपरिक शक्ति जिसमें कोयला, उसके बाद में पेट्रोलियम गैस और प्राकृतिक गैस शामिल है। और गैर पारंपरिक शक्ति की बात करें तो इसमें सौर ऊर्जा यानी ये सौर सेल, सौर ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और गर्म झरने शामिल है। तो दोस्त, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शाम खत्म हो गया, समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आ गए हैं। 8 क्वेश्चन है मेरे मित्र, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। भारत में पारंपरिक शक्ति के विभिन्न स्रोत का विवरण प्रस्तुत करें। क्वेश्चन आपका 2 नंबर ये रहा। दोस्त हिम्मत कस के पढ़ लीजिए, मंजिलें आपकी इंतजार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आपको बोरिंग लग रही है तो वीडियो को पॉज करें, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो, घूम के फिर पढ़ें। शायरी बड़ी मुझे तो ना आती है बाबू, मुझे ना आती है। खैर समय आने पे वो भी आपको बताएंगे। शुरू में मैंने बोला भी था। अब चलिए आंसर कर लेते हैं मेरे भाई, बस हो गया यार, हो गया। चलिए क्वेश्चन है पारंपरिक, आंसर है पारंपरिक शक्ति स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत कोयला, एक एक पॉइंट को डील करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पारंपरिक शक्ति के विभिन्न स्रोत का प्रस्तुत करना है, विवरण देना है। तो इसमें सबसे पहले कोयला को बताना है, फिर उसके बाद में आपको पेट्रोलियम बताएंगे, इस तरह से करके 2-3-4 के बारे में बताना पड़ेगा। यानी आपको जो कोयला है, कोयला कहाँ से मिलता है, कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कोयला से क्या इस्तेमाल करते हैं, यही तो कोयला के बारे में लिखता है। अगर आपको पता नहीं है तो बस यही लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। कोयला ये जो होती है समाप्त होने वाली होती है। चलिए आंसर के अकॉर्डिंग चलते हैं। कोयला ये शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जनवरी 2008 तक भारत में
1200 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले कोयला का कुल अनुमानित भंडार 26,454 करोड़ टन आंका गया था। भारत में लगभग 96% गोल्डवाना समूह का और 4% टर्सरी समूह का कोयला पाया जाता है। यानी कोयला के बारे में आपको लिख देना है कि कोयला आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और भारत में कोयला का भंडार कितना था, कितना है, या कोयला किस प्रकार के संसाधन है, कोयला के बारे में आपको लिखना है। ठीक उसी प्रकार पेट्रोलियम के बारे में लिखना है। यह शक्ति के समस्त साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल, जैसे कि आप कोयला को रोज नहीं देखते हैं, लेकिन पेट्रोलियम को आप रोज भरवाने जाते होंगे बाइक में। आगे क्या कह रहा है मेरे मित्र, ध्यान से देखिएगा। यह शक्ति के समाप्त संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोगी संसाधन है। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र इसके बिना अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता है। यह शक्ति स्रोत के साथ साथ अनेक उद्योग का कच्चा माल भी है, जैसे गैसोलीन, डीजल, किरोसिन तेल, स्नेहा, कीटनाशक दवा, पेट्रोलियम, साबुन बनाने के लिए कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक इत्यादि। ये सभी इसमें शामिल किया गया है, बनाए जाते हैं। भारत विश्व का एकमात्र 1%, यहाँ पे देखिएगा क्या है, 1% पेट्रोलियम पैदा करता है। भारत प्रथम बार 1866 ईस्वी में असम की घाटी में, कहाँ पे मेरे दोस्त, असम की घाटी में तेल के कुएं खोदे गए, जो कि 1959 ईस्वी में खंबात के तेल क्षेत्र की खोज हुई। आगे अगर बात करें 1975 ईस्वी में मुंबई में इसे खोजा गया। मुंबई हाई में तेल का पता चला गया। इसके बाद भारत में पेट्रोलियम के उत्पाद के कई ऐसे जगह में वृद्धि हुई। यानी आपको ये जानना जरूरी है मेरे मित्र कि भारत में सबसे पहले जो पेट्रोलियम की खुदाई हुआ था असम के डिगबोई में, वो कब, तो 1866 में। फिर दूसरी बात खंबात की खाड़ी में, यानी खंबात क्षेत्र में 1959 ईस्वी में, और फिर मुंबई में 1975 ईस्वी में। आपको ये जानकारी याद रखनी है, और ये जानकारी कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे आते हैं। तीसरा है प्राकृतिक गैस। यह हमारे वर्तमान जीवन में बड़ी तेजी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बनाता जा रहा है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योग में, मशीन को चलाने में, विद्युत उत्पादन में, खाना बनाने में, मोटर गाड़ी चलाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत में एक अनुमान के मुताबिक, ठीक है, के अनुसार गैस की संचित भंडार कितना था, 70 अरब घन मीटर है, जो कि 1984 में प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना देश की प्राकृतिक गैसों के परिवहन, वितरण एवं विपणन हेतु किया गया, जो 5340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा देश भर में फैले हुए उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति करता है। दोस्त, जरूरी नहीं है कि मैंने जो आपको लिखाया है वहीं आप लिखेंगे, बल्कि आपको ये लिखना है कि प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी के बारे में अपने अनुसार से टॉपिक को लिखना है, आप जो समझते हैं। अगर दोस्त आप चाहते हैं कि इन टॉपिक को अच्छे तरीका से डील किया जाए और फिर से समझाया जाए, तो मैं हूबहू लाइव आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि लाइव नहीं आते हैं लोग तो मन नहीं करता है। चलिए, अब 20, 25, 50 से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। दोस्त, आपका क्वेश्चन है, गोल्डवाना काल के कोयले का भारत में विवरण पर प्रकाश डालना है। उत्तर है, गोल्डवाना समूह में भारत के लगभग 96% कोयला है। अभी ऊपर आप पढ़े हैं। इसमें कुल उत्पादन का 99% भाग प्राप्त होता है। यहाँ के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था।
कितने करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है। अब देखिए दोस्त, गोल्डवाना, यहाँ पे गोल्डवाना होगा मेरे भाई। गोल्डवाना कोयला क्षेत्र जो है इसे 4 नदी घाटी में बांटा गया है। अभी एक एक करके देखना पड़ेगा। पहला दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, दूसरा सोन नदी घाटी क्षेत्र, और महानदी और वर्धा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र। अब इसे एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। गोल्डवाना समूह का क्षेत्र कोयला क्षेत्र भारत के इस राज्य में फैला है जो कि झारखंड में है। झारखंड में कोयला के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से इसका स्थान देश में प्रथम स्थान है। यहाँ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्पूरा, रामगढ़ इत्यादि में है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो सुरक्षित भंडार की दृष्टि से इस राज्य का स्थान क्या है? तीसरा। किंतु अगर उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो यह भारत का दूसरा बड़ा राज्य हो जाएगा। यह देश का 15% सुरक्षित भंडार है, लेकिन उत्पादन में 16%। यहाँ का उत्पादन क्षेत्र है 16%। ठीक। चिरमिरी, कुर्सिया, विश्रामपुर, ये सभी जो है यहाँ के उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। उड़ीसा में देखिए, यहाँ देश का 1/4 कोयला का उत्पादन होता है, कोयला का भंडारण होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे भाई मेरे, उड़ीसा यहाँ देश का 1/4 कोयला का भंडारण है, जहाँ यहाँ मुख्य उत्पादक क्षेत्र तलचर है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई। ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे तलचर, तलचर जो है मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उड़ीसा का एक क्षेत्र है और ये क्या करता है, कोयला उत्पादन में अग्रणी है यहाँ पे उड़ीसा में। तो तलचर किस लिए जाना जाता है? कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। मेरे मित्र, अगर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ भारत का मात्र 3% ही कोयला सुरक्षित है। यहाँ देश के मुख्य उत्पादक क्षेत्र चंदा वर्धा घाटी है और कंपटी तथा बंदेरी घाटी है। उसी तरह मध्य प्रदेश, ये देख सकते हैं, यहाँ देश का लगभग मात्र 7% कोयला का भंडार है और यहाँ पे आपको 7% याद रहे चाहे नहीं रहे, यहाँ पे सतपुरा याद रखिएगा और उमरिया काम बन जाएगा, मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, यह राज्य देश में सुरक्षित भंडार की दृष्टि से चौथा स्थान पे आता है और उत्पादन में 7वां। रानीगंज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला उत्पादन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। आपका 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कोयला का वर्गीकरण कर उसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। तो दोस्तों, आपको बताए थे ना 4 प्रकार की कोयला, अब उसी को एक एक करके हम याद करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है एंथ्रासाइट। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में आप जान लीजिए, ये भारत में एंथ्रासाइट जो कोयला है ये सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। इसमें लगभग 19% से 95% तक कोयला का उत्पादन होता है। ठीक है। लेकिन भारत में ये कोयला जो है कम मात्रा में मिलती है। बस यही पॉइंट आपको लिख देना है। अब देखिए, यह सर्वोच्च कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से भी अधिक होती है। कार्बन की मात्रा का मतलब यह हुआ मेरे भाई कि वैसा पदार्थ, वैसा खनिज, वैसी धातु या फिर वैसा वस्तु जिसके जलाने पे अधिक ऊर्जा मिले, कम अवशिष्ट निकले, उससे कार्बन की मात्रा ज्यादा बोला जाता है। मेरे भाई, यह जलाने पर धुआं नहीं देता, साथ ही साथ देर तक अत्यधिक ऊष्मा देता रहता है, यानी ऊर्जा देता रहता है। इसे कुकिंग कोयला भी कहा जाता है। साथ ही यह धातु गलाने के काम में आता है। दूसरा बात करें तो बिटुमिनस कोयला होता है। इसमें कार्बन की लगभग 70% से लेकर के 90% तक कोयला में कार्बन की मात्रा पाई जाती है और इसे परिष्कृत कर कुकिंग कोयला बनाया जा सकता भी है। भारत का अधिकतर कोयला इसी श्रेणी में आता है।
इसके बाद में आपका लिंगानाइट कोयला है। यह निम्न कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% के आसपास होती है। मैंने आपको जो शुरू बताया था वो एग्जैक्ट है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। यहाँ पे ये पॉइंट आपका वीवीआई है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे पॉइंट की अगर बात करें कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो लिंगानाइट को भारत में सबसे अधिक भंडार इसी का पाया जाता है। चलिए यह अब देखिए लास्ट वाला है पीट कोयला। सबसे घटिया किस्म का कोयला है पीट कोयला। इसमें 30% से भी कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यह दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए मेरे भाई, थोड़ा पानी पीने लगे थे इसलिए टाइम लग गया, माफी चाहते हैं। प्रश्न संख्या आपका 5 है, बस 3 क्वेश्चन है। दोस्त आप थोड़े समय के लिए घूम के आए, फिर आप वीडियो को स्टार्ट करें, रोक दे, बारी बारी से आप देखें, आपको ये बोरिंग नहीं लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कह रहा है भारत में खनिज तेल के विवरण का वर्णन करें। भारत में मुख्यतः 5 तेल उत्पादक क्षेत्र है। मुख्यतः इसमें पहला है उत्तर पूर्वी प्रदेश। यह देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहां 1886 ईस्वी में तेल के लिए खुदाई की गई थी, जो कि असम के पड़ता है। और यहाँ पे कब की गई थी, असम में, बताया था ना, यहाँ पे खुदाई की गई थी, लेकिन पता लगा था 1866 में ही। ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि तेल के क्षेत्र में अंतर्गत आता है, तेल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद में गुजरात में आते हैं। अब देखिएगा गुजरात के क्षेत्र में जो खंभात के बेसिन एवं गुजरात के मैदान की विस्तृत है, वहीं पे इसका क्षेत्र तेल क्षेत्र का भंडार पाया जाता है। पहली बार यहाँ पे 1858 ईस्वी में तेल का पता लगाया गया था। इसके मुख्य उत्पादक जो है अंकलेश्वर है गुजरात में। इसके अलावा अगर बात करें तो कालोल हो जाएगा, नौगांव हो जाएगा, यही आपको याद करना है। मेहसाना भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। 3 नंबर में मुंबई हाई जो है, यह मुंबई से 176 किलोमीटर दूर, 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है, जिसे सागर सम्राट के नाम से जाना जाता है। और यह 1975 में यहाँ पे तेल को खोजा गया था और यहाँ पे निकालना शुरू हुआ था। और अगला है चौथा पूर्वी तट प्रदेश। यह कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी के बेसिन तथा मुहाने पर स्थित है, यहाँ पे फैला हुआ है। तो दोस्त ये आपका 4 नंबर टॉपिक हो गया, यानी कहने का मतलब 5 नंबर क्वेश्चन पूरा हो गया। इतना ही काफी है। वैसे 5वां भी आप देख सकते हैं, बाड़मेर बेसिन होता है। इस बेसिन में मंगला क्षेत्र में सितंबर 2009 में उत्पादन शुरू हो गया। यह प्रतिदिन 56,000 बैरल तेल, एक बैरल में 159 लीटर होता है, ये ध्यान रखेंगे। 2012 तक यहाँ पे 20% पेट्रोलियम उत्पादन ये करने लगा। अगर 6 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या करें, जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों की विवेचना करें। तो देखिए दोस्त, जल विद्युत उत्पादक हेतु अनुकूल भौगोलिक दशाएं जो है वो पहले हम बता रहे हैं, उसके बाद में आर्थिक दशाएं भी हम आपको बताएंगे। तो भौगोलिक दशाएं में अगर हम बात करें तो सदावाहिनी नदी में प्रचुर जल की राशि, उसके बाद में नदी मार्ग की ढाल, जल का तीव्र वेग और प्राकृतिक जलप्रपात का होना। आर्थिक दशा की अगर हम बात करें मेरे प्यारे मित्र, तो आर्थिक दशा में आप देखेंगे सघन औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें वाणिज्यिक विकास एवं आबादी वाले क्षेत्र भी आएंगे, जैसे कि बाजार, और पर्याप्त पूंजी का निवेश, परिवहन के साधन, प्रौद्योगिकी का ज्ञान होना चाहिए, ऊर्जा के अन्य स्रोत का वहां पे अभाव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आ गया है, संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी लिखें। इसमें लिखना है, यानी इन परियोजनाओं पर छोटे छोटे टिप्पणी लिखना है, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, रिहंद और तुंगभद्रा परियोजना। तो एक एक करके हम चलते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात कर लें
तो ये सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई, भाखड़ा नांगल बांध है, इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, यहाँ 4 शक्ति गृह बनाए गए हैं। यहाँ पे जो है भाखड़ा में 2, गंगुवाल में, और मतलब कि यहाँ पे भाखड़ा में 2 और गंगुवाल में, और एक कोटला में स्थापित होकर के 7 लाख किलो वाट बिजली उत्पादन करता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल यानी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड को बोला जाता है उत्तरांचल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर कृषि एवं औद्योगिक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया यहाँ पे। दोस्त इतना सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ भाखड़ा नांगल परियोजना में इतना ध्यान रखना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे बना हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। बस इसके आगे आपको कुछ नहीं बताना है, बस इतना काफी है। अब देखिएगा सघन उद्योग में यहाँ पे आपका दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना जो है दामोदर नदी के भयंकर बाढ़ से झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को बचाने के साथ साथ लेया, मैथन, कोनार और पंचेत पहाड़ी में बांध बना करके 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक है। इसका लाभ बिहार को मिला, झारखंड को मिला और पश्चिम बंगाल को मिला। यानी ये समझ लीजिए दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को लाभान्वित करता है। ठीक है, बस यही पॉइंट आपको लिखना है कि दामोदर घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी पर बना है। यह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को लाभान्वित करता है। कोसी नदी घाटी परियोजना की बात करें तो यह उत्तर बिहार का अभिशाप कहा जाता है, क्योंकि बार बार कोसी नदी के कारण उत्तर भारत में बाढ़ आती है। यह हनुमान नगर यानी नेपाल के बांध बना करके 2000, देखिएगा कितना है, 20,000 किलोवाट बिजली उत्पन्न किया जाता है, जिसकी आधी बिजली नेपाल को तथा शेष बिजली बिहार को प्राप्त होती है। और कोसी नदी पर ही ये कोसी नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। रिहंद परियोजना की बात करें तो ये सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बनाई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसकी बात करें 934 मीटर लंबा बांध है और कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण कर बिजली उत्पादन की जाती है। इस योजना में 30 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन करने की लक्ष्य है। दोस्त आपको रिहंद घाटी परियोजना पर लिखना है कि सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर बनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसमें सबसे बड़ी बात है ये है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है, गोविंद बल्लभ पंत सागर पर यह बिजली उत्पादन का एक साधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्त, बस आपको इतना ही। और ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, इसके साथ सीमेंट उद्योग, मध्य भारत में रेल विद्युतीकरण तथा हजारों नलकूपों के लिए ये जाना जाता है। तो रिहंद बांध से आपको इतना मिला। और एक और है हीराकुंड बांध परियोजना, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा महानदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध है, जो 4801 मीटर बना करके जो 2.7 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन करता है। अभी वर्तमान दृष्टि में इसका बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ गई है, सभी की बढ़ गई है। इसमें उड़ीसा, इसके आसपास के कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि बस आपको यहाँ पे ये जानना है कि हीराकुंड बांध परियोजना जो है महानदी पर बना है और उड़ीसा में है। भारत का सबसे बड़ा बांध भी है ये। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, और ये 4801 मीटर लंबा बांध है। और यहाँ पे लास्ट है तुंगभद्रा, यहाँ पे होगा तुंगभद्रा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर आंध्र प्रदेश में स्थित दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, जो कर्नाटक, देखिएगा, जो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के सहयोग से तैयार हुआ है।
अगर इसकी बिजली उत्पादन की क्षमता की बात करें तो 1 लाख किलोवाट है, जो कि सिंचाई के साथ साथ सैकड़ों छोटे बड़े उद्योगों को बिजली आपूर्ति करता है। तो बस आपको यहाँ पे रिहंद तुंगभद्रा परियोजना में ये जानना है, यह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर इसका आंध्र प्रदेश में निर्माण किया गया है। बस आपको इतना ही जानना है। 8 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम वीडियो को करेंगे द एंड और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले इस आंसर को तो देख लें, उसके बाद में जाएंगे भारत के किन्हीं 4 परमाणु विद्युत गृह का उल्लेख कीजिए, किन्हीं, और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना भी है। ठीक है, तो पहला है तारापुर। तारापुर में लिखिएगा, तारापुर परमाणु विद्युत गृह यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यहाँ जल उबालने वाली 2 परमाणु भट्टियां है, जिसमें प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट से अधिक है। अभी इसकी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब यह यूरेनियम के स्थान पर थोरियम से प्लूटोनियम बना करके विद्युत उत्पादन किए जाते हैं, क्योंकि भारत थोरियम के भंडारण में काफी समृद्ध है। अगला है कल्पक्कम। यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। यह परमाणु विद्युत गृह है जो स्वदेशी प्रयास से बनाया गया है। यहाँ पे 335 मेगावाट के 2 रिएक्टर बनाए गए हैं, जो कि पहला जो है 1983 में और दूसरा 1985 में निर्माण किया गया था। नरोरा की अगर बात करें तो परमाणु विद्युत गृह यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के आसपास स्थित है, पास में स्थित है, सॉरी। यहाँ 235 मेगावाट के 2 रिएक्टर है। और लास्ट है आपका ककरापारा, जो कि गुजरात में स्थित है और इसका जो निर्माण किया गया था 1992 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है। अभी आपका एक और क्वेश्चन है, शक्ति संसाधन के संरक्षण हेतु कौन कौन कदम उठाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर तो आप खुद ब खुद लिख सकते हैं कि ऊर्जा संकट एक विश्वव्यापी समस्या का रूप ले चुका है, जिसे समाधान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जाना चाहिए। अब आंसर शीट को आप भरेंगे। ऊर्जा संकट से बचने के लिए प्रथम ऊर्जा के उपयोग में मितव्ययिता, यानी ऊर्जा का उपयोग कैसे करें जिससे ऊर्जा को बचा सके, इसके लिए तकनीकी विकास आवश्यक है। यानी दिन में लाइट नहीं जलते हुए छोड़ेंगे, उसे बंद कर देंगे, और रात में भी जब जरूरी हो सोते समय बंद कर देंगे, जब पढ़ना हो उसे खोल लेंगे। ऐसे मोटर गाड़ी या फिर गाड़ियों का निर्माण हो, मतलब कैसे ऐसे मोटर गाड़ियों का निर्माण हो जो कम तेल में ज़्यादा चले, अनावश्यक बिजली का उत्पादन मतलब उपयोग नहीं करें। जैसे बाइक आप चलाते हैं, उसका एनी टाइम बल्ब जलता है, या फिर हम ऐसे बल्ब लाए जो कम वाट में अच्छा रोशनी दे। अनावश्यक बिजली के उपयोग रोक करके हम ऊर्जा की बचत बड़े स्तर पर कर सकते हैं। अब अगला है ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज, मतलब नए नए तकनीक से हमको ये पता लगाना है कि अब किस प्रकार से नया ऊर्जा बनाया जा सकता है। अब देखिए, यानी कि कहने का मतलब है कि पेट्रोलियम की जगह पे हम कौन सी ऊर्जा लाएं जिससे पेट्रोलियम अगर खत्म हो जाए या ना भी मिले तो हम वो काम कर सकें। ऊर्जा संकट समाधान की दिशा में परंपरागत ऊर्जा के नए क्षेत्रों का अन्वेषण किया जाए। इस दिशा में भारत ने 1970 के बाद काफी तेजी लाई है तथा अनेक नए नए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार का पता भी लगाया है। अरब सागर में कृष्णा नदी की अगर बात करें, कृष्णा नदी इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। ऊर्जा के नवीनतम वैकल्पिक साधन का उपयोग। अगला है तीसरा पॉइंट, वैकल्पिक ऊर्जा में पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक दोनों ही ऊर्जा सम्मिलित है। इनमें से कुछ तो सतत नवीकरणीय है तो कुछ समापनीय है, मतलब कुछ ऐसे ऊर्जा है जो नया तकनीक के आधार पर बनाया गया है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत। आज वैकल्पिक ऊर्जा में जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि शामिल है। इसका विकास कर उपयोग करना शक्ति के संसाधनों को संरक्षित करने की दिशा में है। महत्वपूर्ण कदम होगा। जीवाश्म ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण, स्वास्थ्य एवं जलवायु परिवर्तन की आशंका पर प्रबल हो गई है, अतः इसके स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत पर ध्यान रखना अति आवश्यक हो गया है। चौथा है
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ऊर्जा संकट से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। विश्व के सभी राष्ट्र आपसी मतभेद को भुलाकर ऊर्जा संकट के साधन हेतु आम सहमति से नीति निर्धारण करें, नहीं तो आने वाले दिनों में यह विश्व के लिए दुखदायी साबित होगा। तो दोस्तों, इस तरह से मैं आपको मतलब यहाँ पे एक से लेकर के लघु उत्तरीय क्वेश्चन की अगर बात करें, एक से लेकर के आपका जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे बना था, एक से लेकर के 18 क्वेश्चन था ना, उन सारे क्वेश्चन को कवर किया। फिर लघु उत्तरीय वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया 18, और लघु उत्तरीय का यहाँ पे 12 क्वेश्चन थे, नहीं 15 क्वेश्चन को मैंने कवर किया, और दीर्घ उत्तरीय का 9 क्वेश्चन को मैंने कवर किया। 9 क्वेश्चन थे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया है, और मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि आपको सही और अच्छी जानकारी दे, और मैंने पूरा कोशिश किया है दोस्त कि कम समय लें। फिर भी 1 घंटा प्लस हो चुका है, और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। उठो जागो और आगे की तरफ बढ़ो, आगे की तरफ अग्रसर रहो, अग्रसक्ति रहो, और आगे बढ़ने का प्रयास करो। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।